स्वागत है आपका हमारे नए यूट्यूब चैनल पर। आज हम शुरुआत करते हैं हमारे नए यूट्यूब चैनल की, जिसमें आप सभी का हार्दिक हार्दिक स्वागत है। तो आइए आज हम पढ़ते हैं कक्षा 6 की सामाजिक विज्ञान के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो राजस्थान की भर्ती रीट परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। तो शुरुआत करते हैं हम सामाजिक कक्षा 6 की भूगोल विषय से, जिसका पहला पाठ है हमारा ब्रह्मांड। तो ये रहे आपके क्वेश्चन जो हम आप ही पढ़ेंगे। तो पहला क्वेश्चन है, आसमान में दिखाई देने वाले तारों के विभिन्न समूह को क्या कहा जाता है। तो विभिन्न समूह होते हैं तारों के, उनको तारामंडल अथवा नक्षत्र मंडल कहा जाता है। तो भारत में आसमान में दिखाई देने वाले तारों के समूह को क्या कहा जाता है। तो भारत में इस तारों का जो 7 तारे होते हैं, इसका समूह होता है कि जो उत्तर दिशा में ध्रुव तारे के चारों ओर चक्कर लगाता रहता है, उसे हम सप्तऋषि मंडल के नाम से जानते हैं। किस नाम से? सप्तऋषि मंडल के नाम से। अगला प्रश्न है तीसरा, सप्तऋषि मंडल को फ्रांस में क्या कहा जाता है। तो सप्तऋषि मंडल को अलग अलग देशों में अलग अलग नामों से जाना जाता है। वैसे तो सप्तऋषि 7 तारों का समूह है, भारत में हम इसे सप्तऋषि मंडल कहते हैं। और इसी सप्तऋषि मंडल को फ्रांस में सोस्पेन अथवा हत्थे वाली डेगची कहते हैं। और चौथा क्वेश्चन है, सप्तऋषि मंडल को ब्रिटेन में क्या कहा जाता है। तो उसे खेत जुताई वाला हल कहते हैं। यानी इसकी आकृति उन लोगों को हल की जैसी दिखाई देती है, तो उन्होंने वैसा ही नाम दे दिया। यानी जहाँ पर जैसा दिखाई देगा उसी प्रकार का नाम दे दिया जाएगा। तो देखिए अगला 5वां क्वेश्चन है, सप्तऋषि मंडल को यूनान में क्या कहा जाता है। एक देश है यूनान, वहाँ पर सप्तऋषि मंडल को स्मॉल बियर अर्थात छोटा भालू, स्मॉल बियर को हमें छोटा भालू भी कह सकते हैं। और अगला 6वां क्वेश्चन है, ध्रुव तारे से किस दिशा का निर्धारण आसानी से किया जा सकता है। तो ध्रुव तारे से हमें उत्तर दिशा का पता चलता है, जिसका प्रयोग हमारे पूर्वज भी करते आए हैं लंबे समय ऐसी दिशा ज्ञान के लिए। पोल स्टार को हिंदू धर्म ग्रंथों में क्या कहा गया है। 7वां क्वेश्चन है, जिसमें पोल स्टार को हिंदू धर्म ग्रंथों में क्या कहा गया है, ध्रुव तारा। 8वां क्वेश्चन है, आकाश में फैले तारे, उल्का, ग्रह, उपग्रह, धूमकेतु आदि क्या कहलाते हैं। तो वो कहलाते हैं खगोलीय पिंड, यानी आकाशीय पिंड। 9वां क्वेश्चन है, तारे किन गैसों के मिश्रण से बनते हैं। तो तारे हैं वो हाइड्रोजन हीलियम गैसों से बनते हैं। और ये अगला क्वेश्चन इसमें ऐड हो गया है, ब्रह्मांड किसका भाग है। तो ब्रह्मांड अंतरिक्ष का एक भाग है। अगला क्वेश्चन है, विभिन्न तारों, उनके अवशेषों, धूल कणों तथा गैसों का असीमित भंडार क्या कहलाता है। तो वो कहलाता है आकाशगंगा। आकाशगंगा में बहुत सारे तारों का समूह होता है, विभिन्न प्रकार के उनके अवशेष होते हैं, धूलकण होती हैं और असीम यानी बहुत सारी गैसें आदि का भंडार होता है, उसे हम आकाशगंगा के नाम से जानते हैं। 11वां क्वेश्चन है, तारों के छोटे समूह क्या कहलाते हैं। छोटे समूह होते हैं वो तारामंडल कहलाते हैं। अगला क्वेश्चन है, सूर्य की प्रकाश की गति कितनी है। तो सूर्य की जो प्रकाश है उनकी गति है वो 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड है। यानी 1 सेकेंड में ये 3 लाख किलोमीटर की दूरी तय करती है। सूर्य की जो प्रकाश किरणें हैं वो एक वर्ष में सूर्य का प्रकाश कितनी यात्रा तय करता है। तो 95 खरब किलोमीटर तय करता है, 95 किलोमीटर एक वर्ष का है ये प्रकाश की दूरी तय की गई। और अगला 14वां क्वेश्चन है, ब्रह्मांड की उत्पत्ति का सर्वमान्य सिद्धांत कौन सा है। सर्वमान्य जो सभी मानते हैं वो सिद्धांत है बिग बैंग सिद्धांत है। अगला क्वेश्चन है, सप्तऋषि मंडल वाला तो हमने पढ़ा था, ब्रह्मांड में ही है वो। पृथ्वी किस आकाशगंगा का भाग है। वो है मिल्की वे, एरावत अथवा दुग्ध मेखला। यानी हमारी पृथ्वी है वो जो आकाशगंगा है हमारी पृथ्वी की, उसको मिल्की वे, एरावत अथवा दुग्ध मेखला के नाम से जाना जाता है। अगला 16वां क्वेश्चन है, पृथ्वी के सबसे निकटतम तारा कौन सा है। पृथ्वी के जो निकट तारा है वो है सूर्य। सूर्य एक प्रकार का तारा है। जो तारे होते हैं वो अपने स्वयं के प्रकाश से चमकते हैं। सूर्य से पृथ्वी की दूरी कितनी है। सूर्य से पृथ्वी की जो दूरी है वो लगभग, यानी फिक्स तो नहीं बता सकते लेकिन लगभग वैज्ञानिक बताते हैं कि 15 करोड़ किलोमीटर हमसे सूर्य वो दूर है पृथ्वी से। सूर्य से पृथ्वी की दूरी कितनी है, वो ये दोनों क्वेश्चन है वो रिपीट हुए हैं। तो 15 लाख है, 15 करोड़ किलोमीटर इसकी दूरी है। 19वां क्वेश्चन है, धूमकेतु पुंछल तारे का सिर सदैव किस दिशा की ओर होता है। तो वो होता है सूर्य की तरफ। इसका जो सिर होता है यानी ऊपरी हिस्सा वो तो सूर्य की तरफ होता है, और इसका जो धूमकेतु ये पुंछल तारा है यानी एक प्रकार की पूंछ के समान की आकृति है, वो आगे की तरफ होती है। अगला क्वेश्चन है 20वां, पृथ्वी के निकट से गुजरने वाला चाची धूमकेतु कौन सा है। तो वो है हेली, जो पृथ्वी के निकट से गुजरता है
तो वो अंतिम बार है वो 1986 ईस्वी में गुजरा था। और अगली बार हेली धूमकेतु तारा है वो 1962 में दिखाई देगा। कब दिखाई देगा? 1962 में दिखाई देगा। हेली धूमकेतु कितने वर्षों के बाद दिखाई देता है? हेली नामक जो धूमकेतु है वो 76 वर्षों के बाद हमें दिखाई देता है। कितने वर्षों के बाद है? 76। अगली बार वो 62 में दिखाई देगा, पहले वो 86 में दिखाई दिया था। अगला क्वेश्चन है हमारा, ग्रह का चक्कर लगाने वाले पिंड क्या कहलाते हैं? जो ग्रह का चक्कर लगाते हैं वो उपग्रह कहलाते हैं। जो सूर्य का चक्कर लगाते हैं वो ग्रह कहलाते हैं, और जो ग्रहों का चक्कर लगाते हैं वो उपग्रह कहलाते हैं। अगला क्वेश्चन है, तारे चमकते हैं, यानी ये कैसे चमकते हैं? ये स्वयं के प्रकाश से चमकते हैं। तारों का खुद का प्रकाश होता है, ग्रहों का उपग्रहों का स्वयं का नहीं होता, तारों का अपना स्वयं का प्रकाश होता है जिससे वो चमकते हैं। ये हमारा एक पार्ट पूरा हो चुका है। अगला दूसरा पार्ट है सौर परिवार, जिसमें हम सूर्य के परिवार के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें ग्रह उपग्रह आदि शामिल होंगे। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, सौर परिवार का पिता जनक किसे कहा जाता है? यानी सौर परिवार का जो पिता है, जनक है, यानी जन्मदाता यानी मुखिया किसे कहा जाता है? वो सूर्य को कहा जाता है। सौरमंडल के सभी आकाशीय पिंड जिस पथ पर सूर्य का चक्कर लगाते हैं क्या कहलाता है? यानी सौरमंडल के जो तारे हैं, आकाशीय पिंड हैं, वो सूर्य का चक्कर लगाते हैं, तो वो कहाँ पर चक्कर लगाते हैं? उनकी एक निश्चित कक्षा होती है, तो इसका उत्तर हो गया कक्ष या कक्षा। तीसरा क्वेश्चन है, सौरमंडल के केंद्र में सूर्य है, यह सर्वप्रथम किसने बताया था? यानी हमें तो अभी तो पता है, वैज्ञानिकों ने हमें बता दिया है, लेकिन सर्वप्रथम किसने बताया था? वो बताया था निकोलस कोपरनिकस ने 1543 ईस्वी में बताया था कि सूर्य के चारों ओर ये चक्कर लगाते हैं। सूर्य इन सभी ग्रहों के मध्य में स्थित है। आधुनिक वैज्ञानिकों द्वारा सौर परिवार की आयु कितनी बताई गई है? यानी जो अब के वैज्ञानिक हैं वो सूर्य की आयु कितनी बताते हैं? सौरमंडल में जो सदस्य हैं उनकी आयु 460 करोड़ वर्ष है, बताते हैं कि इनकी आयु है वो 460 करोड़ वर्ष की है। सौर परिवार, अगला क्वेश्चन है, सौर मंडल को किसने बांध रखा है? यानी सौर मंडल है वो एक जगह पर स्थित है, अपने गुरुत्वाकर्षण बल के कारण है। वो किसका गुरुत्वाकर्षण बल है? वो सूर्य का गुरुत्वाकर्षण बल है, जिसके कारण। अगला छठा क्वेश्चन इसमें ऐड हो गया है, सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक आने में कितना समय लगता है? यानी जो सूर्य का प्रकाश है, प्रकाश की जो किरणें हैं वो हमारी पृथ्वी तक पहुंचती है, तो कितना टाइम लेती है? वो लेती है 8 मिनट 30 सेकंड लगभग। ये फिक्स टाइम नहीं है, लगभग टाइम है, थोड़ी 1-2 सेकंड ऊपर ज़्यादा भी हो सकती है, लेकिन 8 मिनट 30 सेकंड वैज्ञानिक मानते हैं। अगला 7वां क्वेश्चन है, सौर परिवार में या सौर मंडल में कितने ग्रह हैं? तो इसमें कितने हो गए? 8। पहले 9 थे, एक प्लूटो नामक था जिसे 2006 में हटा दिया गया वैज्ञानिकों के द्वारा। 8वां क्वेश्चन है, प्लूटो से ग्रह का दर्जा कब छीना गया? वो 2006 में छीना गया प्लूटो से ग्रह का, इसे सूक्ष्म ग्रह की श्रेणी में रख दिया गया है वर्तमान वैज्ञानिकों के द्वारा। अगला 9वां क्वेश्चन है, आंतरिक ग्रहों में कौन शामिल है? आंतरिक ग्रह वे हैं जो सूर्य और सूक्ष्म ग्रहों के बीच में स्थित हैं, क्षुद्र ग्रहों के बीच में स्थित है। क्षुद्र ग्रहों के बीच में और सूर्य के बीच में बुध है, शुक्र है, पृथ्वी है, मंगल है आदि ग्रह हैं, आंतरिक ग्रह कहलाते हैं। और गैसीय ग्रह किन्हें कहा जाता है? 2 ग्रह ऐसे हैं जो गैस से बने हुए हैं, तो वो ग्रह हैं बृहस्पति, शनि। अगला 11वां क्वेश्चन है, बर्फदानों की संज्ञा किन ग्रहों को दी गई है? बर्फदानों जहाँ पर बहुत ज़्यादा बर्फ जमी हुई है और वहाँ का तापमान भी बहुत कम है, 0 डिग्री से नीचे है, तो उनको बर्फदानों की संज्ञा दी गई है वैज्ञानिकों के द्वारा। तो वो ग्रह हैं, एक तो हो गया हमारा अरुण, दूसरा हो गया वरुण, ये 2 इसमें शामिल हैं बर्फदानों की श्रेणी में। 12वां क्वेश्चन है, सूर्य से दूरी के आधार पर पृथ्वी का सौरमंडल के ग्रहों में कौन सा स्थान है? यानी सूर्य है वो पृथ्वी से दूर है, लेकिन पृथ्वी सूर्य से कितने नंबर पर आती है, कितने नंबर पर है? इसका चक्कर लगाने के आधार पर, दूरी के आधार पर, वो है तीसरा स्थान, तीसरे नंबर पर। पहले पर बुध आता है और दूसरे पर मंगल आता है। मंगल नहीं, सॉरी, पहले पर बुध आता है, दूसरे पर शुक्र आता है, तीसरे पृथ्वी, चौथे पर मंगल आता है और बाद में बृहस्पति आता है। वो बाह्य ग्रह में आते हैं 4 ग्रह। बृहस्पति हो गया, एक अरुण वरुण हो गया और एक शनि हो गया। ये बाह्य ग्रह कहलाते हैं जो क्षुद्र ग्रहों से दूर हैं, अलग होते हैं पृथ्वी से आदि इन आंतरिक ग्रहों से। 13वां क्वेश्चन है हमारा, प्रश्न नंबर 13 है, आकार की दृष्टि से पृथ्वी सौरमंडल कितनेवां बड़ा उपग्रह, कितनेवां बड़ा ग्रह है? यानी आकार की दृष्टि से सौर परिवार में पृथ्वी का कौन सा नंबर है? तो वो है 5वां, यानी इसे 4 ग्रह वो बड़े हैं आकार में।
तो अगला 14वां क्वेश्चन है, पृथ्वी का औसत तापमान कितना है? तो वो है 15 डिग्री सेल्सियस में। यानी पृथ्वी का जो औसत तापमान निकाला जाए सभी स्थानों का तो वो रहेगा 15 डिग्री सेल्सियस। 15 क्वेश्चन है, पृथ्वी पर तापमान बने रहने का कारण क्या है? वायुमंडल। पृथ्वी का अपना स्वयं का वायुमंडल है जिसमें अनेक परतें हैं, जिसके कारण पृथ्वी का वायुमंडल के कारण तापमान इसका बना रहता है। पृथ्वी के कितने परिमंडल हैं? पृथ्वी के परिमंडल यानी वातावरण की जो आवरण है वो है 4। अगला 17वां क्वेश्चन है, पृथ्वी कितने भाग पर जल है? तो वो पानी है, वो कितने भाग पर है? 71% पर। यानी इसमें समुद्र, नदियाँ आदि शामिल हैं। तो 71% पर है पानी है पृथ्वी की। 18वां क्वेश्चन है, पृथ्वी का उपग्रह कौन सा है? यानी पृथ्वी का उपग्रह वो एक ही है, कई ग्रहों के तो ज़्यादा हैं, कई के है ही नहीं, लेकिन पृथ्वी के एक उपग्रह है, उसका नाम हमें चंद्रमा लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी के समान सघन वातावरण की खोज कहाँ की गई? यानी पृथ्वी के समान, यानी पृथ्वी जो वातावरण है उसी के समान एक दूसरा ग्रह है टाइटन। टाइटन एक है उपग्रह है, इस पर इसकी खोज की गई। ये शनि ग्रह का उपग्रह है जो शनि ग्रह के चारों चक्कर लगाता रहता है। हमारी पृथ्वी का उपग्रह है चंद्रमा, उसी प्रकार ये शनि का उपग्रह है टाइटन। टाइटन किसका उपग्रह है? 20वां क्वेश्चन है, तो ये हो गया शनि का, शनि ग्रह का ये उपग्रह है टाइटन। 21वां क्वेश्चन है, चंद्रमा की तुलना में पृथ्वी कितनी बड़ी है? चंद्रमा है उससे पृथ्वी कितना गुना बड़ी है? तो ये 81 गुना, यानी चंद्रमा के जैसे 81 इसमें समा सकते हैं, इतनी बड़ी हमारी पृथ्वी है। 22वां क्वेश्चन है, चंद्रमा को अपने अक्ष पर घूमने में कितना समय लगता है? चंद्रमा वो अपने अक्ष पर, अब पृथ्वी है हमारी वो अपने अक्ष पर है, कितने टाइम में घूम जाती है? तो ये हमारी पृथ्वी है वो 24 घंटे में। कितने घंटे में? 24 घंटे में घूम जाती है। लेकिन चंद्रमा है उनको अपने अक्ष पर घूमने के लिए 29 दिन का समय लगता है। कितना लगता है? 29 दिन का समय लगता है। चंद्रमा को पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाने में कितना समय लगता है? अब ये पृथ्वी के चारों ओर तो घूमता ही रहता है, तो एक चक्कर पूरा करने में इसे 27 दिन लग जाते हैं, और अपने अक्ष पर 29 दिन लगते हैं इसे। 24वां क्वेश्चन है, मंगल ग्रह व बृहस्पति ग्रह के बीच की पट्टी क्या कहलाती है? मंगल और बृहस्पति ग्रह के बीच की पट्टी है वो क्षुद्र ग्रह कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? क्षुद्र ग्रह। मंगल से पहले जो ग्रह सूर्य की तरफ वो तो आगे आंतरिक ग्रह के अंतर्गत है, और बृहस्पति से बाहर की तरफ जो ग्रह है वो आगे बाह्य ग्रह के अंतर्गत, और उन दोनों के बीच में ये क्षुद्र ग्रह पाए जाते हैं। टूटे हुए तारे के रूप में किन्हें जाना जाता है? यानी तो तारे हमें टूटते हुए दिखाई देते हैं वो असल में होते क्या हैं? वो तारे नहीं होते हैं, वो होते हैं उल्कापिंड, जो अपने गुरुत्वाकर्षण के आर्च के कारण टूटकर कहीं पर गिर जाते हैं। पंखवाड़ा कितने दिनों का होता है? हम कहते हैं ना ये शुक्ल पक्ष, कृष्ण पक्ष, वो होते हैं 15 दिन का पखवाड़ा। सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? सबसे बड़ा ग्रह हो गया बृहस्पति। अगला क्वेश्चन है, सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? तो वो हो गया बुध। सौरमंडल सबसे छोटा ग्रह बुध और सबसे बड़ा बृहस्पति हो गया। 29वां क्वेश्चन है, जीवंत ग्रह किसे कहा जाता है? जीवंत ग्रह यानी जिस पर जीवन पाया जाता है उसी को तो कहा जाएगा, तो हमारी पृथ्वी है एकमात्र जीवंत ग्रह कहलाता है। 30वां क्वेश्चन है, पृथ्वी किन दो ग्रहों के बीच में स्थित है? हमारी पृथ्वी वो किन दो ग्रहों के बीच में स्थित है? तो वो शुक्र और मंगल ग्रह के बीच में स्थित है हमारी पृथ्वी। अगला पार्ट है हमारा, ये इनके 2 पार्ट पूरे हो चुके हैं। तीसरा पार्ट हो गया अंतरिक्ष की खोज। इसका पहला क्वेश्चन है, गीजा का महान पिरामिड किस तारे से संबंधित है? गीजा में एक महान पिरामिड बना हुआ है जो ध्रुव तारे से संबंधित है, जो ध्रुव तारे की गति और दिशा के बारे में हमें बताता है। अंतरिक्ष के अध्ययन के प्रमाण सबसे पहले कहाँ पाए गए या मिलते हैं? यानी अंतरिक्ष का जो अध्ययन है उनके सबसे पहले कहाँ पर किया गया उनका अध्ययन अंतरिक्ष का? तो उनके उदाहरण हमें या उनके प्रमाण हमें मिस्र देश में मिलते हैं। वहाँ पर अनेक प्रकार के पिरामिड हैं। उन पिरामिडों से हमें पता चलता है कि पहले भी यहाँ पर अध्ययन होता था प्राचीन काल में। भारत द्वारा अंतरिक्ष में भेजे गए पहले कृत्रिम उपग्रह का क्या नाम है? भारत ने एक अपना कृत्रिम उपग्रह भेजा पृथ्वी से बाहर अंतरिक्ष में, तो उनका नाम है आर्यभट्ट, जो भारत के एक वैज्ञानिक के नाम पर रखा गया, खगोल शास्त्री के नाम पर रखा गया। पृथ्वी की सही परिधि की गणना सर्वप्रथम किसने की? पृथ्वी की जो परिधि है, बाहरी जो आवरण है, उनकी परिधि की गणना सर्वप्रथम में इरेटोस्थेनीज ने की थी। किसने की थी? इरेटोस्थेनीज ने
की थी पृथ्वी की परिधि की गणना। अगला क्वेश्चन है 5वां, भास्कराचार्य की रचना कौन सी है? तो भास्कराचार्य ने अपना एक ग्रंथ लिखा था सिद्धांत शिरोमणि। उनका एक ग्रंथ था जिसका नाम था सिद्धांत शिरोमणि, जो खगोल शास्त्र से संबंधित था। छठा क्वेश्चन है, सर्वप्रथम किस भारतीय खगोलवेत्ता ने पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के बारे में बताया था? यानी पृथ्वी का जो गुरुत्वाकर्षण है वो विदेशी वैज्ञानिक उसमें पहले भारतीय वैज्ञानिक ने ज्ञात कर लिया था, तो वो उन्होंने बताया, किसने था वो? सबसे पहले भास्कराचार्य ने बताया था। 7वां क्वेश्चन है, सर्वप्रथम दूरबीन का आविष्कार किसने किया? तो सबसे पहले दूरबीन का आविष्कार है हॉलैंड में, नीदरलैंड नामक देश में किया गया, हॉलैंड नामक स्थान पर। उनके वैज्ञानिक थे हेंस लिपर्सी। सर्वप्रथम दूरबीन का आविष्कार किसने किया था? हेंस लिपर्सी। इन्होंने दूरबीन का आविष्कार किया था। लेकिन अगले क्वेश्चन में आप देखेंगे, आकाशीय पिंडों को देखने योग्य दूरबीन का आविष्कार किसने किया? यानी लिपर्सी ने तो सबसे पहले दूरबीन का आविष्कार किया था, लेकिन आकाशीय जो पिंड हैं, ग्रह उपग्रह हैं, उनको देखने योग्य दूरबीन यानी शक्तिशाली दूरबीन है, वो सबसे पहले किसने बनाई थी? तो वो बनाई थी गैलीलियो, जो इटली के थे, और 1610 ईस्वी में इन्होंने इसका निर्माण किया था। 9वां क्वेश्चन है, देश की सबसे बड़ी दूरबीन मास्ट को कहाँ स्थापित किया गया है? देश की सबसे बड़ी दूरबीन है मास्ट, उसको उदयपुर जिले में, राजस्थान के उदयपुर जिले में फतेह सागर झील के एक टापू पर स्थित किया गया है, स्थापित किया गया है। 10वां क्वेश्चन है, सवाई जयसिंह ने सौर वेधशालाओं का निर्माण कहाँ कहाँ पर करवाया? जयपुर के सवाई जयसिंह थे, उन्होंने वेधशाला बनवाई थी सौर के अध्ययन के लिए। तो वो कहाँ कहाँ पर बनवाई थी? एक तो हो गई दिल्ली, जयपुर, बनारस, उज्जैन, मथुरा। राजस्थान में तो एक ही जगह बनाई, जयपुर में, और देश की राजधानी दिल्ली में बनवाई, बनारस में, उज्जैन है, मथुरा है। इन नाम 5 स्थानों पर इन्होंने वेधशाला बनाई। 11वां प्रश्न है, सवाई जयसिंह ने 3 यंत्रों का निर्माण करवाया। जयसिंह ने किन 3 यंत्रों का निर्माण करवाया? वो 3 यंत्र थे, एक तो सम्राट यंत्र था, सबसे बड़ा है वो सम्राट यंत्र, इनमें से जयप्रकाश यंत्र है, राम यंत्र है। इन्होंने 3 यंत्रों का निर्माण कराया था सौर के अध्ययन के लिए। पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण से बाहर निकलने के लिए जरूरी पलायन वेग कितना होना चाहिए? जब हम पृथ्वी से बाहर जाते हैं तो वो, जैसे हम उपग्रह आदि अंतरिक्ष में भेजते हैं दूसरे ग्रह का अध्ययन करने के लिए, तो वो रॉकेट के द्वारा भेजे जाते हैं। तो हमारी पृथ्वी का जो आवरण है उसके अंदर गुरुत्वाकर्षण बल बहुत ज़्यादा है, जो पृथ्वी अपनी ओर खींचती रहती है। तो उनको पार करने के लिए बहुत ज़्यादा स्पीड यानी गति चाहिए होती है, तो वो सबसे ज़्यादा चाहिए होती है। तो वो गति कितनी होनी चाहिए? 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड की स्पीड होनी चाहिए, यानी 1 सेकंड में 11.2 किलोमीटर दूरी तय करने वाला कोई साधन होना चाहिए। विश्व का पहला कृत्रिम उपग्रह कौन सा था? पहला कृत्रिम उपग्रह था स्पुतनिक फर्स्ट, यानी वो उस समय के जो तत्कालीन यानी उस समय के जो सोवियत संघ था, वर्तमान रूस में, 1957 ईस्वी में उसे भेजा गया था कृत्रिम उपग्रह को। विश्व का प्रथम एकमात्र उपग्रह था स्पुतनिक फर्स्ट। 14वां क्वेश्चन है, अंतरिक्ष में जाने वाला पहला जीवित प्राणी कौन था? यानी अंतरिक्ष में सबसे पहले कौन सा जीवित प्राणी गया था? तो वो था लाइका नामक कुतिया थी, वो रूस वालों ने भेजी थी, सोवियत संघ ने। तो वो गई थी स्पुतनिक सेकंड, जो उनका अंतरिक्ष यान था उसमें गई थी। अंतरिक्ष यात्रा करने वाला पहला व्यक्ति कौन था? भारतीय व्यक्ति नहीं, विश्व का पहला व्यक्ति था यूरी गागरिन, जो वोस्ताक से गया था, वोस्ताक फर्स्ट से गया था 1961 ईस्वी में, यूरी गागरिन था। और चंद्रमा पर पहली बार मानव कब पहुंचा? चंद्रमा पर पहली बार मानव 1969 में अपोलो 11 यान द्वारा पहुंचा। चंद्रमा की धरा पर पहली बार कदम रखने वाला अंतरिक्ष यात्री कौन बना? तो वो था नील आर्मस्ट्रांग, जो सबसे पहले चंद्रमा की धरा पर उतरे। और अंतरिक्ष यात्रा करने वाला प्रथम भारतीय कौन था? तो वो था राकेश शर्मा, जो भारत के थे पहले अंतरिक्ष यात्री, जो 1984 ईस्वी में सोयूज T11 नामक यान से वो गए थे। ये अमेरिका से गए थे। अंतरिक्ष में जाने वाली पहली भारत की महिला कौन थी? तो पहली महिला भारत की थी वो कल्पना चावला थी, जो अंतरिक्ष में गई थी राकेश शर्मा के बाद में। अंतरिक्ष में सर्वाधिक समय बिताने वाली भारतीय मूल की अमेरिकी महिला कौन थी? यानी सबसे ज़्यादा समय बिताने वाली।
उन्होंने एक रिकॉर्ड बनाया था कि सबसे ज़्यादा अंतरिक्ष यान में वो रही थी, तो वो थी सुनीता विलियमसन, जो भारतीय मूल की थी, लेकिन वो रहती कहाँ पर थी, अमेरिका में थी, अमेरिकी महिला थी भारतीय मूल की। इसरो का पूरा नाम बताइए। भारत का अंतरिक्ष स्टेशन है जिसका नाम है पूरा भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन, इंडियन सैटेलाइट रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। 22वां क्वेश्चन है, इसरो का गठन कब हुआ, किसके नेतृत्व में किया गया। इसरो का गठन है वो 1962 ईस्वी में डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा के निर्देशन में या नेतृत्व में किया गया। अगला क्वेश्चन है, भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम को गति देने का श्रेय किसे जाता है। भारत का जो अंतरिक्ष कार्यक्रम है उनको गति देने का श्रेय किसको जाता है, तो वो हो गया विक्रम साराभाई। इन्होंने भारतीय अंतरिक्ष के कार्यक्रम में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। 24वां क्वेश्चन है, प्रथम भारतीय उपग्रह कौन सा था। भारत का पहला उपग्रह कौन सा था, वो था आर्यभट्ट। एक वैज्ञानिक के नाम पर इसका नाम रखा गया, भारत के खगोल शास्त्री के नाम पर। आर्यभट्ट का प्रक्षेपण कब व कहाँ से किया गया। आर्यभट्ट को स्थापित कहाँ से और कब किया गया, तो 1975 ईस्वी में पूर्व सोवियत संघ के बैकानूर अंतरिक्ष केंद्र से किया गया। वो हमारी स्वयं की धरती से नहीं हुआ था इनका प्रक्षेपण। पहला उपग्रह था भारत का आर्यभट्ट, जो विदेशी धरती से भेजा गया था, सोवियत संघ के द्वारा बैकानूर अंतरिक्ष केंद्र से भेजा गया था। 26वां क्वेश्चन है, मंगलयान कब प्रक्षेपित किया गया, यानी भारत का जो मंगलयान है वो कब प्रक्षेपित किया गया। भारत ने अपना स्वयं का भेजा था, वो नवंबर 2013 में आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा से भेजा था। अगला क्वेश्चन है, चंद्रयान कब प्रक्षेपित किया गया। भारत ने अपना पहला चंद्रयान कब भेजा, तो वो भेजा था भारत ने अक्टूबर 2008 में। भारत की पहली अंतरिक्ष वेधशाला कौन सी है। भारत की जो प्रथम अंतरिक्ष में बनाई गई एक वेधशाला है जिसका नाम है एस्ट्रोसेट, और ये अक्टूबर 2015 में बनाई गई अंतरिक्ष में बनी हुई एक वेधशाला है। 29वां क्वेश्चन है, मील में कितने किलोमीटर होते हैं, यानी एक मील की जो दूरी होती है, एक मील में उनमें जो किलोमीटर होते हैं वो 1.6 किलोमीटर अर्थात है 1600 मीटर। एक मील में 1600 मीटर अथवा 1.6 किलोमीटर होते हैं। हमारा अगला पाठ है ग्लोब। इस पाठ से सभी भर्ती परीक्षाओं में बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं, तो इस परीक्षा में भी बहुत सारे प्रश्न पूछे भी जा चुके हैं, तो आगे भी पूछे जाएंगे, तो इस पाठ को ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे हम। तो हमारा पहला इसका क्वेश्चन है, पृथ्वी की आकृति कैसी है, यानी पृथ्वी जो आकृति है वो कैसी है, वो बाहर से देखने पर दिखाई कैसी देती है। तो पृथ्वी की आकृति है भू आब यानी जियोड अथवा पृथ्वी आकार, ओब्लेट एलिप्सॉइड, यानी पृथ्वी की जो आकृति है भू आब अर्थात भूमि की जैसी या पृथ्वी के आकार वाली, यानी पृथ्वी के आकार की जैसी कोई भी वस्तु नहीं है, वो सिर्फ पृथ्वी है, तो इसे भू आब या पृथ्वी आकार कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी का भूमध्य सागरीय या भूमध्यवर्तीय व्यास कितना है। तो पृथ्वी का जो भूमध्यवर्तीय व्यास है वो 12,756.6 किलोमीटर है। अगला क्वेश्चन है 32वां, पृथ्वी का ध्रुवीय व्यास कितना है। वो तो हो गया हमारा मध्यवर्तीय यानी भूमध्य रेखा वाला, और ये हो गया ध्रुवीय व्यास, ये हो गया 12,714 किलोमीटर। अगला क्वेश्चन है 33वां, पृथ्वी की भूमध्य रेखीय परिधि कितनी है। वो तो हमने व्यास पढ़ा था, अब पढ़ेंगे हम परिधि। तो पृथ्वी की भूमध्य रेखीय परिधि है वो 40,075 किलोमीटर है। और 34वां क्वेश्चन है, पृथ्वी की ध्रुवीय परिधि कितनी है। और अब पूछा है ध्रुवीय परिधि कम है भूमध्य रेखीय परिधि की तुलना में, तो ये 40,008 किलोमीटर ही है। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी के भूआबी आकार का पता सर्वप्रथम किसने लगाया था। यानी सर्वप्रथम ये पता किसने लगाया कि पृथ्वी का आकार है भूआबीय है, तो वो थे जॉन रिहवेल, फ्रांस के थे वो। इन्होंने सबसे पहले बताया था कि पृथ्वी की आकृति भूआबीय है। 36वां क्वेश्चन हो गया, पृथ्वी का अपने अक्ष पर अपने परिक्रमणीय तल से कितना कोण बनता है। तो पृथ्वी का अपने अक्षीय परिक्रमण कोण से जो कोण है वो बनता है 66.5 डिग्री, यानी 66 डिग्री 30 मिनट का। अगला 37वां क्वेश्चन है जो इसी में ऐड हो गया है, 90 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा
कहाँ पर खींची गई है, तो 90 डिग्री है, तो वो कहाँ पर है, उत्तरी ध्रुव है। यानी अक्षांश रेखाएं हैं वो 90 भूमध्य रेखा के उत्तर में है और 90 ही भूमध्य रेखा के दक्षिण में है। अगला क्वेश्चन है 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा खींची गई रेखा क्या कहलाती है। यानी 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा क्या कहलाती है, तो वो कर्क रेखा कहलाती है, जो हमारे भारत देश से होकर गुजरती है, राजस्थान से भी गुजरती है, राजस्थान के जो बांसवाड़ा जिले उनके मध्य से गुजरती है, और राजस्थान के भारत के 8 राज्यों से गुजरती है। अगला क्वेश्चन है 39वां 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा किसका निर्माण करती है। उत्तर में जो 66.5 डिग्री की रेखा खींची गई है वो किसका निर्माण करती है, आर्कटिक वृत्त का। अगला क्वेश्चन है 40 नंबर, दक्षिणी अक्षांश रेखा कहाँ पर विद्यमान है। दक्षिणी अक्षांश रेखा 90 डिग्री दक्षिणी अक्षांश रेखा पूछी है, पहले हमने उत्तर पूछी थी, अब दक्षिणी पूछ लिया है, तो दक्षिणी होगी, दक्षिणी ध्रुव पर है, 90 डिग्री दक्षिणी है, वो दक्षिणी ध्रुव पर ही स्थित है। अगला 41वां क्वेश्चन है 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश रेखा क्या कहलाती है। जो भूमध्य रेखा से दक्षिण की तरफ है वो क्या कहलाती है, मकर रेखा। हम जो मकर संक्रांति मनाते हैं वो सूर्य के मकर रेखा पर वापस आने की खुशी में मनाते हैं कि अब दिन हमारे बड़े होने लग जाएंगे। सर्दियों में क्या होता है कि हमारे यहाँ पर भारत देश में दिन छोटे होते हैं, तो सूर्य वो मकर रेखा से दक्षिण में होता है, धीरे धीरे वो जब हमारी तरफ आने लगता है तो गर्मियों का आगमन होता है। अगला 42 नंबर क्वेश्चन है 66.5 डिग्री दक्षिण अक्षांश रेखा क्या बनाती है, तो वो बनाती है अंटार्कटिका वृत्त, और उत्तरी अक्षांश रेखा आर्कटिक वृत्त बनाती है। और ये पूछा है 42वें में दक्षिणी अक्षांश रेखा, तो वो अंटार्कटिका वृत्त बनाती है। 43वां क्वेश्चन है उत्तरी गोलार्ध में क्या अधिक है। यानी उत्तरी गोलार्ध में जलीय भाग अधिक है या स्थलीय भाग, तो इसमें दिया है स्थलीय भाग अधिक है। 44वां क्वेश्चन है कुल अक्षांश रेखाएं 181 हैं तथा वृत्त रेखाएं वो है 179। अगला 45वां क्वेश्चन है भारत किस गोलार्ध में स्थित है, तो भारत देश है वो उत्तरी गोलार्ध में स्थित है, यानी भूमध्य रेखा से उत्तरी दिशा में हमारा भारत देश स्थित है। 46वां क्वेश्चन है 1 डिग्री अक्षांश की पृथ्वी की धरातल पर दूरी कितनी होती है। 1 डिग्री अक्षांश की जो बीच की दूरी होती है वो धरातल पर कितनी होती है, तो हो गई 111.13 किलोमीटर, अर्थात इसे हमें 111 किलोमीटर भी कह सकते हैं। अगला क्वेश्चन है 1 सेकंड में अक्षांश की कोणीय दूरी कितनी है, तो होगी 31 मीटर। 1 सेकंड में नापेंगे तो 31 मीटर आएगी अक्षांश की कोणीय दूरी की बात हो रही है। भूमध्य रेखा से कर्क व मकर रेखा के मध्य सूर्य सीधा चमकने के कारण गर्मी ज़्यादा रहती है, ये क्षेत्र क्या कहलाता है। सूर्य वर्ष भर लगभग भूमध्य रेखा के इर्द गिर्द घूमता है, कभी उत्तरी गोलार्ध में आता है तो कभी दक्षिणी गोलार्ध में जाता है, तो भूमध्य रेखा तो हमेशा बीच में रहती है, तो वहाँ उसके जो आर पार का क्षेत्र है वो उष्णकटिबंधीय क्षेत्र है, यानी वहाँ पर गर्मी ज़्यादा पड़ती है, उष्णता ज़्यादा होती है, इसी कारण उष्णकटिबंधीय क्षेत्र कहा जाता है किसको, भूमध्य रेखा के पास के क्षेत्र को। अगला क्वेश्चन है 49 कर्क रेखा के आर्कटिक वर्त तथा मकर रेखा व अंटार्कटिका वर्त के मध्य तापमान मध्यम रहता है तथा ये क्षेत्र क्या कहलाता है। यानी कर्क रेखा है और अंटार्कटिका यानी 66.5 डिग्री कोण पर, और मकर रेखा से लेके अंटार्कटिका यानी 66.5 डिग्री दक्षिणी, इन दोनों स्थानों के बीच में तापमान है वो मध्यम रहता है, यानी ना ज़्यादा होता है ना कम होता है, तो ये क्षेत्र क्या कहलाता है, शीतोष्ण या उपोष्ण कटिबंध। शीत और उष्ण दोनों यहाँ पर मौसमी प्रभाव पाए जाते हैं, तो इसे शीतोष्ण या उपोष्ण कटिबंध कहा जाता है। अगला 50वां क्वेश्चन है आर्कटिक वर्त तथा उत्तरी ध्रुव और अंटार्कटिका वर्त से दक्षिण ध्रुव के बीच के स्थान अत्यधिक ठंडे रहते हैं, इससे यह क्षेत्र क्या कहलाता है, शीत क्षेत्र कहलाता है। अंटार्कटिका और आर्कटिक वर्त से दक्षिणी और उत्तरी ध्रुव जो स्थान है वो बहुत ठंडे रहते हैं, जिसे शीत कटिबंध कहा जाता है। जो पृथ्वी के जो ध्रुव हैं उत्तरी ध्रुव है और दक्षिणी ध्रुव है। अगला क्वेश्चन है भूमध्य रेखा से उत्तरी भौगोलिक ध्रुव या दक्षिणी भौगोलिक ध्रुव के मध्य की कुल दूरी कितनी है, वो है 90 डिग्री। यानी भौगोलिक जो ध्रुव की जो रेखाएं हैं पृथ्वी के ऊपर है, तो वो उत्तरी ध्रुव भी 90 है और दक्षिण ध्रुव भी 90 है, और उत्तरी ध्रुव या दक्षिण ध्रुव 90 डिग्री पर ही पड़ते हैं।
पृथ्वी की परिधि हमने पहले पढ़ चुके हैं, 4008 किलोमीटर है। ध्रुवीय परिधि की बात कर रहे हैं तो इसका इस प्रकार एक गोलार्ध की जो एक गोलार्ध होता है या एक गोला होता है एक साइड का गोलार्ध यानी गोले के आधे भाग की ध्रुवीय परिधि है वो 2004 किलोमीटर होती है तथा इसकी आधी अर्थात 0 से 90 डिग्री उत्तरी ध्रुव के बीच की दूरी 10,000 है। इस प्रकार है 1 डिग्री अक्षांश की पृथ्वी के धरातल पर दूरी 10,000 2 भाग 90 111.13 किलोमीटर होती हैं, जो हम पहले भी पढ़ चुके हैं। 52वां प्रश्न है हमारा, 1 डिग्री अक्षांश रेखा को 60 मिनट में विभाजित किया जाता है। इस प्रकार की 1 सेकेंड अक्षांश की कोणीय दूरी पृथ्वी के धरातल की 1.86 भाग 60 बराबर 0.031 किलोमीटर अर्थात 31 मीटर होती है। अगला क्वेश्चन है, देशांतर स्थान का विस्तार बताते हैं। देशांतरीय रेखाएं वो स्थान का विस्तार बताते हैं, जबकि देशांतर रेखाएं किस लिए प्रयोग की जाती हैं। 1 डिग्री देशांतर, 2 डिग्री देशांतर, ये जो होते हैं ये विस्तार बताते हैं, जबकि जो देशांतर रेखाएं खींची जाती है वो क्या बताती हैं, वो समय ज्ञात करने के लिए समय बताती है, यानी समय बताती है, वो समय ज्ञात करने के काम में आती है। अक्षांशीय रेखाएं ध्रुवों को मिलाते हुए किस रूप में खींची जाती है। अक्षांश की जो रेखाएं हैं वो ध्रुवों को मिलाते हुए किस रूप में खींची जाती है, अर्धवर्ताकार रूप में खींची जाती है, पूर्ण वर्ताकार रूप में नहीं, अर्धवर्ताकार रूप में खींची जाती है। 54वां क्वेश्चन है, पृथ्वी 24 घंटे में 360 डिग्री घूमती है, अर्थात पृथ्वी है वो अपना एक चक्र 360 डिग्री का जो चक्र होता है वो 24 घंटे में पूरा कर लेती है, अर्थात 1 घंटे में 15 डिग्री घूम जाती है। यहाँ पर डिग्री का चिन्ह है। अतः हम कह सकते हैं कि 4 मिनट में पृथ्वी घूमती है। कितनी घूमती है? 4 मिनट में पृथ्वी घूमती है 1 डिग्री। 55वां क्वेश्चन है, देशांतरों का प्रमुख कार्य क्या होता है। वो होता है GTM यानी ग्रीनविच मीन टाइम के सापेक्ष स्थानीय समय अर्थात लोकल टाइम होता है, उनको ज्ञात करने के काम में आती है। 56वां क्वेश्चन है, किसी देश से गुजरने वाली देशांतर रेखा के आधार पर वहाँ का मानक समय निर्धारित किया जाता है, यानी जो कोई रेखाएं होती हैं वो किसी देश से गुजरती हैं उनके आधार पर ही वहाँ का मानक समय निर्धारित किया जाता है। रूस व अमेरिका में कितने मानक समय हैं, यानी रूस और अमेरिका में 9 मानक समय हैं। सबसे ज़्यादा हमारे देश में तो एक ही मानक समय है, तो 82.5 डिग्री से लिया गया है। उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद नामक स्थान से गुजरती है वो रेखाएँ। अगला क्वेश्चन है, भारत का मानक समय इंडियन स्टैंडर्ड टाइम है वो जो 82.5 डिग्री से 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर पर स्थित है। हमारा जो देश है देशांतर रेखाओं में पूर्वी गोलार्ध में है स्थित। यह उत्तर प्रदेश के प्रयागराज के मिर्ज़ापुर के पास नैनी नामक स्थान से तय किया गया है, यानी हमारा देशांतर समय है 82.5 डिग्री जो उत्तर प्रदेश के प्रयागराज के मिर्ज़ापुर से लिया गया है। यह ग्रीनविच से कितना आगे है, यानी हमारा जो समय है वो ग्रीनविच रेखा जो पृथ्वी की मध्य की रेखा है, विश्व की जो टाइम रेखा है उनसे 5.5 घंटा आगे है। 5 घंटे 30 मिनट आगे चलती है हमारी घड़ी। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा प्रशांत महासागर के बेरिंग स्ट्रेट, फिजी, टोंगा आदि द्वीपों पर क्यों मुड़ जाती है। ये द्वीप है वहाँ पर जाकर के अंतर्राष्ट्रीय जो तिथि रेखा है टाइम रेखा है वो मुड़ जाती है, क्योंकि ताकि वहाँ दिन अथवा तिथि के भ्रम से मुक्त हो सके, यानी पता चल सके कि यहाँ पर दिन और तिथि है वो बदल जाती है। देशांतरों के मध्य का स्थान क्या कहलाता है? गोरे। देशांतर होते हैं 2 देशांतरों के बीच का या किसी विशेष देशांतरों के बीच का जो स्थान होता है वो गोरे कहलाता है। और अक्षांशों के मध्य स्थान को क्या कहा जाता है? कटिबंध। उष्ण कटिबंध, शीतोष्ण कटिबंध कहते हैं ना, वो अक्षांशों के बीच का स्थान होता है, लेकिन देशांतरों के बीच का स्थान है वो गोरे कहलाता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे 61 नंबर, 0 डिग्री अक्षांश रेखा व 0 डिग्री देशांतर रेखा कहाँ पर मिलती है। अक्षांश रेखा और देशांतर रेखाएं मिलती है तो वो 0 डिग्री कहाँ पर मिलती है, तो वो है अटलांटिक महासागर में मिलती है। 5वां क्वेश्चन देखेंगे, 180 डिग्री देशांतर को अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कब बनाया गया। 180 डिग्री को
देशांतर रेखा है उनको अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कब बनाया गया? 1984 में एक सभा आयोजित हुई थी वाशिंगटन में, वहाँ पर इसे अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा बनाया गया। ये रेखाएं, ये कौन सी देशांतर रेखाएं पृथ्वी को किसमें बांटती हैं? पूर्वी और पश्चिमी देशांतरों में। ये रेखाएं पूर्वी तथा पश्चिमी देशांतरों में पृथ्वी को बांटती हैं। 64वां क्वेश्चन है, ग्रीनविच से गुजरने वाली 180 देशांतर रेखा क्या कहलाती है? वो कहलाती है प्राइम मेरिडियन। ग्रीनविच रेखा है 180 देशांतर डिग्री है, वो प्राइम मेरिडियन कहलाती है। अगला 65वां क्वेश्चन है, लंदन के पास ग्रीनविच नामक स्थान पर क्या है? ग्रीनविच रेखा लंदन से होकर गुजरती है, वहाँ पर एक स्थान है, तो उस स्थान का नाम है ब्रिटिश रॉयल वेधशाला। 66वां क्वेश्चन है, प्राइम मेरिडियन रेखा पृथ्वी को दो बराबर भागों में पूर्वी तथा पश्चिमी देशांतरों में बांटती है, इसे क्या कहा जाता है? तो इसे अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहा जाता है, इंटरनेशनल टाइम रेखा। 67वां क्वेश्चन है, चूंकि पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की तरफ घूमती है, हमारी पृथ्वी वो पश्चिम से पूर्व की तरफ घूमती है, इसीलिए ग्रीनविच से पूर्व के स्थानों पर समय ग्रीनविच से आगे तथा पश्चिम के स्थानों पर समय ग्रीनविच से पीछे चलेगा। हमारा जो टाइम है वो ग्रीनविच से आगे कहाँ पर है? पूर्व के दो स्थान है उन पर, हमारा देश पूर्व में है तो पूर्व का स्थान है ग्रीनविच के टाइम से आगे चलेगा, और पश्चिम के स्थानों का ग्रीनविच से पीछे रहेगा यहाँ का टाइम। 68वां, दो विपरीत देशांतरों को जोड़ने से एक ध्रुवीय वर्त बनता है, यानी दो विपरीत दिशा के जो देशांतर है उनको बनाने से एक ध्रुवीय वर्त बन जाता है। इनकी कुल संख्या कितनी है? तो इनकी कुल संख्या होगी 180। अगला क्वेश्चन है, 21 जून को कर्क रेखा पर सूर्य लंबवत चमकता है। 21 तारीख होती है, उस तारीख को हमारा सूर्य है वो उस पर सीधा यानी लंबवत चमकता है, जिससे कर्क रेखा पर दिन सबसे बड़ा व रात सबसे छोटी होती है। यह अवस्था क्या कहलाती है? तो ये ग्रीष्म आयनांत, यानी गर्मी के दिनों में हमारे सूर्य यहाँ पर सीधा होता है, तो ये कर्क रेखा सीधा 21 जून को होता है, तो ये अवस्था होती है वो ग्रीष्म आयनांत कहलाती है। 70 नंबर क्वेश्चन है, 22 दिसंबर को मकर रेखा पर सूर्य लंबवत चमकता है। 21 जून को तो ये कहाँ पर आ गया? कर्क रेखा पर, और 22 दिसंबर को ये कहाँ पर चला गया? मकर रेखा पर, जिससे कर्क रेखा पर रात सबसे बड़ी व दिन सबसे छोटे होते हैं। कर्क रेखा पर छोटे हो गए, मकर रेखा पर बड़े हो गए, और यहाँ पर रातें हैं वो सबसे बड़ी होती है कर्क रेखा पर, दिन सबसे छोटे होते हैं। ये अवस्था क्या कहलाती है? शीत आयतनांत, यानी हमारा जो गोलार्ध है, उत्तरी गोलार्ध, यहाँ पर शीत ऋतु का बहुत ज़्यादा प्रकोप या शीत ऋतु बहुत ज़्यादा महसूस होती है हमें 22 दिसंबर को। अगला 71 नंबर क्वेश्चन है, 21 मार्च व 23 सितंबर को सूर्य विषुवत रेखा पर सीधा चमकता है 2 दिन। 21 मार्च और 23 सितंबर को सूर्य भूमध्य रेखा पर या विषुवत रेखा 0 डिग्री पर चमकता है। इससे पूरी पृथ्वी पर दिन रात बराबर होते हैं। भूमध्य रेखा पर चमकेगा तो दिन रात बराबर ही होंगे। 21 मार्च को बसंत विषु व 23 सितंबर को क्या कहा जाता है? शरद विषु। 21 मार्च को बसंत विषु और 23 सितंबर को शरद विषु। सौर वर्ष सामान्यतः 365 दिन के होते हैं, वह लीप वर्ष 366 दिन का होता है, जिसमें फरवरी 29 दिन की रहती है। प्रत्येक लीप वर्ष में फरवरी 29 दिन की होती है। फरवरी है प्रत्येक वर्ष में, प्रत्येक जो लीप वर्ष होता है यानी 366 दिन होते हैं, जिसमें वो 29 दिन में दिन की फरवरी होती है। उसमें हिंदी कैलेंडर में चैत्र मास में एक अतिरिक्त दिन जोड़ा जाता है। हिंदी का जो कैलेंडर होता है हमारा विक्रम संवत, तो उसमें एक दिन चैत्र मास में अधिक जोड़ दिया जाता है। लीप वर्ष किससे विभाजित होता है? तो लीप वर्ष है वो 4 से विभाजित होता है, यानी लीप वर्ष में 4 का भाग है पूर्ण जाता है। अगला क्वेश्चन है, जब सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा एक सरल रेखा में होते हैं, यानी एक सीध में होते हैं, सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा, तो ऐसी स्थिति में सिजिकी का निर्माण होता है। सिजिकी बोलते हैं इस स्थिति को। जब पृथ्वी, सूर्य तथा चंद्रमा के मध्य आ जाता है, जब पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच में आ जाती है, तो ऐसी स्थिति में सूर्य की रोशनी चंद्रमा नहीं पहुंच पाती तथा पृथ्वी की छाया चंद्रमा पर गिरती है। इसे चंद्र ग्रहण कहा जाता है। यानी पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच में आ जाती है तो चंद्र ग्रहण कहलाता है। यह हमेशा पूर्णिमा को होता है, चंद्र ग्रहण पूर्णिमा को होता है। 72 नंबर क्वेश्चन है, जब चंद्रमा
सूर्य तथा पृथ्वी के मध्य आ जाता है। जब चंद्रमा है वो सूर्य तथा पृथ्वी के बीच में आ जाता है तो पृथ्वी के कुछ हिस्से पर सूर्य का प्रकाश नहीं पहुंच पाता। ऐसी स्थिति में सूर्य ग्रहण कहलाता है। यह हमेशा अमावस्या को होता है। सूर्य ग्रहण कब होता है? अमावस्या को होता है। सूर्य ग्रहण अमावस्या को होता है। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी अपने अक्ष पर पश्चिम से पूर्व दिशा में किस गति से घूमती है? हमारी पृथ्वी है वो पश्चिम से पूर्व दिशा की ओर घूमती है, जिसके कारण दिन रात होते हैं। तो वो गति क्या है? वो बहुत ज़्यादा है गति है वो पृथ्वी की, वो है 1610 किलोमीटर। कितनी है? 1610 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से ये घूमती है। पृथ्वी की किस गति से दिन रात होते हैं? पृथ्वी की एक गति है जिसके कारण दिन रात होते हैं, वो गति है घूर्णन गति से। पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है, जिसे घूर्णन कहा जाता है, जिससे दिन रात होते हैं। पृथ्वी सूर्य के चारों तरफ एक अंडाकार गति में चक्कर लगाती है। इसके लिए 365 दिन 5 घंटे और 54 मिनट का समय लगता है। इसे ही परिक्रमण या वार्षिक गति कहा जाता है। इससे क्या होता है? पृथ्वी पर ऋतु परिवर्तन अथवा वर्ष परिवर्तन होते हैं। पृथ्वी है वो सूर्य के चारों ओर एक चक्कर 365 दिन और 5 घंटे 54 मिनट में लगाती है। इसी से पृथ्वी पर ऋतुओं का परिवर्तन होता है, वर्ष का परिवर्तन होता है, और इसी को परिक्रमण या वार्षिक गति कहा जाता है। अगला पाठ है मानचित्र। इसमें हम मानचित्रों के बारे में पढ़ेंगे। तो पहला क्वेश्चन है इसका, सर्वप्रथम मानचित्र कहाँ बनाए गए? मानचित्र सबसे पहले कहाँ बनाए गए? मिस्र देश में बनाए गए। मिस्र वासियों ने सबसे पहले मानचित्र बनाए थे। मानचित्र पर अक्षांश और देशांतर रेखाओं को किसके द्वारा दर्शाया गया? यानी सबसे पहले मानचित्र पर देशांतर और अक्षांश रेखाएं किसने बनाई थी? वो बनाई थी टोलेमी ने। टोलेमी नामक एक वो वैज्ञानिक था विदेश का, उन्होंने बनाई थी। नई दुनिया किसे कहा जाता है? तो नई दुनिया अमेरिका को कहा जाता है। अमेरिका की खोज किसने की थी? अमेरिका की खोज किसने की थी? कोलंबस ने 1492 ईस्वी में की थी। अगला क्वेश्चन है, वास्को डी गामा भारत के किस तट पर पहुँचे? वास्को डी गामा है वो भारत के केरल राज्य के कलिकट तट पर 1498 ईस्वी में पहुँचे। मानचित्र निर्माण में किसका प्रयोग किया जाता है? पैमाने का। जो भी मानचित्र बनाया जाता है वो पैमाने में बनाया जाता है। दिशा ज्ञात करने के लिए कौन से यंत्र का प्रयोग किया जाता है? दिशा ज्ञान, दिशा का हमें ज्ञान किससे चलता है? कंपास से। अगला क्वेश्चन है 8 नंबर, किसी छोटे क्षेत्र का बड़े पैमाने पर तैयार किया गया मानचित्र क्या कहलाता है? खाका। छोटे क्षेत्र को बड़ा करके कौन से मानचित्र में दर्शाया जाता है? कैडस्ट्रल अथवा भूसम्पत्ति मानचित्र में छोटे क्षेत्र को बड़ा करके दिखाया जाता है। विभिन्न प्रकार के मानचित्रों का संकलन क्या कहलाता है? यानी एक ऐसा संकलन जिसमें विभिन्न प्रकार के मानचित्रों क्या कहलाता है? एटलस कहलाता है। अगला क्वेश्चन है, दिशा सूचक यंत्र की सुई हमेशा किस दिशा को दर्शाती है? दिशा सूचक यंत्र होते हैं वो कंपास होता है, वो उसकी जो सुई होती है वो हमेशा उत्तर दिशा की तरफ रहती है, जिसपे एन लिखा होता है वो उत्तर दिशा की तरफ रहती है हमेशा। अगला 12वां क्वेश्चन है, परंपरागत मान्यता वाले चिन्ह जो मानचित्र में प्रयोग किए जाते हैं क्या कहलाते हैं? रूढ़ चिन्ह। रूढ़ चिन्ह उपयोग में लिए जाते हैं, जैसे नदियों को दर्शाना, पेड़ पौधों को दर्शाना, तालाबों को दर्शाना, महाद्वीप को दर्शाना, वो रूढ़ चिन्ह होते हैं, वो मानचित्रों में प्रयोग किए जाते हैं या परंपरागत चिन्ह भी कहते हैं इनको। हमारा अगला पाठ है महाद्वीप व महासागर। ये पाठ भी बहुत महत्वपूर्ण है। इस पाठ के बहुत सारे प्रश्न बन रहे हैं जो परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण भी हैं, जिसको हम इस पाठ में पढ़ेंगे। पाठ का नाम है महाद्वीप और महासागर। महाद्वीप और महासागर दोनों चीज़ों का इसमें अध्ययन करेंगे हम। पहला प्रश्न है, पृथ्वी के कितने प्रतिशत भाग पर महाद्वीप हैं? 29% भाग पर ही महाद्वीप हैं। पृथ्वी के स्थलीय भाग को कितने महाद्वीपों में व्यक्त किया गया है? पृथ्वी पर कितने महाद्वीप हैं? 7 महाद्वीप है, यानी पृथ्वी को 7 महाद्वीपों में बांटा गया है। तीसरा प्रश्न है, पृथ्वी के कितने प्रतिशत भाग पर महासागर हैं? यानी जल है वो कितने प्रतिशत भाग पर है? पृथ्वी के 71% भाग पर जल या महासागर हैं। चौथा क्वेश्चन है, पृथ्वी के जलीय भाग को कितने महासागरों में बांटा गया है? जलीय भाग है वो 5 है, 5 महासागर है हमारी पृथ्वी पर। विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? एशिया।
सबसे बड़ा जो महाद्वीप है वो एशिया है। एशिया पृथ्वी के कितने प्रतिशत भाग पर फैला हुआ है? एशिया पृथ्वी के कुल स्थल भाग के 30% भाग पर फैला हुआ है। अगला 7वां क्वेश्चन है, एशिया को अफ्रीका किसके द्वारा अलग होता है? एशिया और अफ्रीका है वो किसके द्वारा अलग होते हैं? वो स्वेज नहर तथा लाल सागर के द्वारा अलग होते हैं। 8वां प्रश्न है, एशिया के पूर्व में कौन सा महासागर है? एशिया का जो पूर्व भाग है उसमें प्रशांत महासागर है। सबसे बड़ा महासागर है एशिया का, वो एशिया के पूर्व दिशा में स्थित है। 9वां प्रश्न है, एशिया के उत्तर में स्थित है, यानी एशिया की उत्तर दिशा में कौन स्थित है? एशिया की उत्तर दिशा में आर्कटिक महासागर स्थित है। 10वां प्रश्न है, एशिया के दक्षिण में स्थित है। एशिया महाद्वीप के दक्षिण भाग में हिंद महासागर स्थित है, जो भारत के भी टच होता है, जिसके 2 भाग हैं, बंगाल की खाड़ी और अरब सागर, हिंद महासागर के ही भाग हैं। 11वां क्वेश्चन है, एशिया को यूरोप से अलग कौन करता है? एशिया और यूरोप वैसे स्थल भाग से जुड़े हुए हैं, तो इन दोनों को अलग कौन करता है? यूराल पर्वत और कैस्पियन सागर। यूराल पर्वतमाला है बहुत बड़ी एशिया और यूरोप के बीच में, जो इन दोनों महाद्वीपों को अलग करती है, और एक कैस्पियन सागर है। 12वां प्रश्न है, विश्व की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो माउंट एवरेस्ट है, जो नेपाल में है। उनकी ऊंचाई है वो 8,848 मीटर है। 13वां प्रश्न है, विश्व का सबसे नीचा स्थान कौन सा है? मृत सागर, जो समुद्र तल से लगभग 418 मीटर नीचे स्थित है। 14वां क्वेश्चन है हमारा, विश्व की कितने प्रतिशत जनसंख्या एशिया में निवास करती है? तो विश्व की जो 60% जनसंख्या है वो एशिया महाद्वीप में निवास करती है। एशिया महाद्वीप है सघन बसा हुआ महाद्वीप है एक। विश्व का सबसे बड़ा पठार कौन सा है? 15 क्वेश्चन है, विश्व का सबसे बड़ा पठार है वो तिब्बत का पठार है। विश्व का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? वो है पामीर का पठार, विश्व का सबसे ऊंचा पठार है। 17वां क्वेश्चन है, एशिया की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो एशिया की सबसे लंबी नदी है यांगटीसी क्यांग, जो चीन में बहती है। 18वां क्वेश्चन है, किस महाद्वीप के बीच से होकर तीनों प्रमुख अक्षांश रेखाएं गुजरती है? कर्क रेखा, मकर रेखा, भूमध्य रेखा, तीनों गुजरती है किस महाद्वीप से? तो हो गए अफ्रीका महाद्वीप से तीनों रेखाएं गुजरती है। 19वां क्वेश्चन है, विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? 19वां क्वेश्चन सबसे बड़ा मरुस्थल पूछा है, तो सब सारा मरुस्थल और अफ्रीका में स्थित है। ये सारा मरुस्थल है, सबसे बड़ा अफ्रीका में स्थित है ये। और अगला क्वेश्चन है 20वां क्वेश्चन, विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो नील नदी सबसे लंबी नदी है। विश्व की नामीब व कालारी मरुस्थल किस महाद्वीप के भाग हैं? तो ये हो गए अफ्रीका महाद्वीप के भाग हैं, अफ्रीका महाद्वीप में पाए जाते हैं नामीब और कालारी मरुस्थल। 22वां क्वेश्चन है, नील नदी का उद्गम किस झील से होता है? नील नदी है जो विश्व की सबसे लंबी नदी है, तो उनका उद्गम है वो एक झील से होता है, वो झील का नाम है विक्टोरिया। 23वां क्वेश्चन है, अफ्रीका की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? अफ्रीका की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है एटलस। एटलस एक हमने पहले भी देखा था, एटलस मानचित्रों के संकलन को कहा जाता है। 24वां क्वेश्चन है, अफ्रीका का सबसे ऊंचा स्थान कौन सा है? किलिमंजरो। अफ्रीका में एक सबसे ऊंचा स्थान है वो है किलिमंजरो, अफ्रीका महाद्वीप का। 25वां क्वेश्चन है, उत्तरी अमेरिका का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है? तो ये हो गया माउंट देनाली, अमेरिका का सबसे ऊंचा पर्वत माउंट देनाली। 26वां, विश्व का सबसे बड़ा तथा गहरा गर्त कौन सा है? ग्रांड कैनियन सबसे गहरा गर्त है, गड्ढा है। 27वां क्वेश्चन हो गया, विश्व की सबसे बड़ी ताजे पानी की झील कौन सी है? तो सुपीरियर झील है वो विश्व की सबसे बड़ी झील है ताजे पानी यानी मीठे पानी की। 28वां क्वेश्चन हो गया, उत्तरी अमेरिका के महान झील क्षेत्र में कौन सी झीलें शामिल हैं? तो इसमें आ गई ईरी, ओंटेरियो, मिशिगन, सुपीरियर और झूरन, ये प्रमुख झीलें अमेरिका के महान झील क्षेत्र में शामिल हैं। 29वां क्वेश्चन हो गया, विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? तो एंडीज पर्वत श्रृंखला है वो सबसे बड़ी है, जो दक्षिणी अफ्रीका महाद्वीप में पाई जाती है। 30वां क्वेश्चन हो गया, दक्षिणी अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो वो होगी एकांका गुआ। एकांका गुआ है वो दक्षिण अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी है। 31वां क्वेश्चन हो गया, अफवाह क्षेत्र में विश्व की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? तो वो होगी अमेजन नदी। अफवाह क्षेत्र की दृष्टि से हम देखें तो अमेजन नदी सबसे बड़ी नदी है। अगला क्वेश्चन हो गया, विश्व का सबसे शुष्क मरुस्थल कौन सा है? सबसे सूखा मरुस्थल कौन सा है? तो इसमें हो गया अट्टाकामा मरुस्थल।
अगला क्वेश्चन है हमारा, पृथ्वी के फेफड़े किसे कहा जाता है? तो अमेजन के जो वन क्षेत्र है उनको पृथ्वी के फेफड़े कहा जाता है। 33वां क्वेश्चन हो गया, ब्राजील में पाए जाने वाले कॉफी के बागान क्या कहलाते हैं? फेजेंडा। कॉफी के बागानों को उस ब्राज़ील में फेजेंडो के नाम से जाना जाता है। 34वां क्वेश्चन हो गया, अंटार्कटिका की खोज सबसे पहले किसने की थी? अंटार्कटिका की खोज सबसे पहले कैप्टन कुक ने की थी 1773 ईस्वी में। 35वां क्वेश्चन हो गया, अंटार्कटिका का पहला कदम किसने रखा? तो 1821 ईस्वी में जॉन डेविस ने रखा। 36वां आ गया, सबसे ठंडा महाद्वीप कौन सा है? तो अंटार्कटिका महाद्वीप सबसे ठंडा महाद्वीप है। अगला क्वेश्चन है 37वां क्वेश्चन पढ़ेंगे, अंटार्कटिका पर जाने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? अंटार्कटिका सबसे पहले भारतीय कौन थे जो अंटार्कटिका पर गए थे? वो थे गिरिराज सिंह सिरोही, 1960 ईस्वी में गए थे। 38वां क्वेश्चन है, विश्व का दूसरा सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है? तो यूरोप। दूसरा सबसे छोटा, पहला नहीं, दूसरा सबसे छोटा। यूरोप व एशिया का संयुक्त भाग क्या कहलाता है? यूरोप और एशिया मिले हुए हैं, यूराल और सागर से अलग होते हैं, तो इसलिए इनको क्या कहा जाता है? कैस्पियन सागर से अलग होते हैं, तो इसको यूरेशिया कहा जाता है, दोनों को मिले हुए को। 40वां क्वेश्चन हो गया, यूरोप की सबसे लंबी नदी वोल्गा नदी है, वो यूरोप की है, सबसे लंबी नदी है। विश्व का अगला क्वेश्चन है हमारा, विश्व का सबसे छोटा देश कौन सा है? तो सबसे छोटा देश हो गया वेटिकन सिटी। विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है? तो छोटा महाद्वीप हो गया ऑस्ट्रेलिया। 43वां क्वेश्चन है, ऑस्ट्रेलिया अपने निकटवर्ती द्वीप समूह के मिलने से किस नाम से जाना जाता है? तो ओशेनिया। ऑस्ट्रेलिया को द्वीप समूह से मिलाकर ओशेनिया कहा जाता है। 44वां क्वेश्चन हो गया, विश्व की सबसे लंबी मूंगा निर्मित दीवार कौन सी है? तो मूंगा निर्मित दीवार है ग्रेट बैरियर रीफ, जो मूंगा नामक जीवों से निर्मित है। 45वां क्वेश्चन हो गया हमारा, ऑस्ट्रेलिया की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? तो होगी ग्रेट डिवाइडिंग रेंज। ग्रेट डिवाइडिंग रेंज। 26वां क्वेश्चन हो गया, विश्व प्रसिद्ध मेरिनो भेड़ का संबंध कहाँ से है? तो विश्व प्रसिद्ध है वो मेरिनो भेड़ है, वो ऑस्ट्रेलिया की है। कालगुर्गी व कालगारडी क्या है? सोने की खाने हैं। कालगुर्गी और कालगारडी सोने की खाने हैं। अगला क्वेश्चन है 48वां, ऑस्ट्रेलिया की प्रमुख नदियाँ कौन सी हैं? ऑस्ट्रेलिया की जो प्रमुख नदियाँ हैं वो मरे और डार्लिंग है। 49वां क्वेश्चन हो गया, विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? तो प्रशांत महासागर सबसे बड़ा महासागर है। 50वां क्वेश्चन, प्रशांत महासागर की आकृति कैसी है? तो वो है त्रिभुजाकार। प्रशांत महासागर की आकृति है वो त्रिभुज के आकार की है। 51वां क्वेश्चन हो गया, पृथ्वी का सबसे गहरा गर्त कौन सा है? तो सबसे गहरा गर्त हो गया मेरियाना, लगभग 11 किलोमीटर गहरा है ये गर्त है। 52वां क्वेश्चन हो गया, प्रशांत महासागर के वे तटीय भाग जहाँ सबसे अधिक भूकंप व ज्वालामुखी पाए जाते हैं क्या कहलाता है? अग्निमेखला कहलाता है, जिसको अंग्रेजी में फायर रिंग भी कहते हैं। अगला क्वेश्चन है 53वां, विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? तो दूसरा सबसे बड़ा अटलांटिक महासागर। दूसरा सबसे छोटा यूरोप, सबसे छोटा ऑस्ट्रेलिया, सबसे बड़ा एशिया महाद्वीप। 54वां क्वेश्चन है, अटलांटिक महासागर की आकृति कैसी है? तो अटलांटिक महासागर है वो अंग्रेजी की एस अक्षर के समान है। 55वां क्वेश्चन है, डागर बैंक व ग्रांट बैंक अटलांटिक के किस प्रकार के क्षेत्र हैं? तो ये मछली पकड़ने के केंद्र हैं। 56वां हो गया, कटकों के लिए कौन सा महासागर जाना जाता है? तो अटलांटिक महासागर कटकों के लिए जाना जाता है, यहाँ पर कंटक पाए जाते हैं। विश्व का सबसे लंबा महासागरीय कटक कौन सा है? तो मध्य अटलांटिक कटक। 58वां हो गया, विश्व का सबसे व्यस्त समुद्री जलमार्ग कौन सा है? तो अटलांटिक है, सबसे व्यस्त समुद्री मार्ग है, अमेरिका और यूरोप के बीच में है सबसे व्यस्त। विश्व का सबसे छोटा महासागर कौन सा है? विश्व का अगर हम बात करें तो सबसे छोटा महासागर तो ये हो गया आर्कटिक महासागर, सबसे छोटा महाद्वीप है, महासागर है। 60वां क्वेश्चन हो गया, आर्कटिक की आकृति किसके समान है? तो आर्कटिक की आकृति है वो अंग्रेजी भाषा की डी अक्षर के समान है। आर्कटिक को प्रशांत महासागर से कौन सी जल संधि जोड़ती है? तो वो होगी बेरिंग जल संधि जोड़ती है। अगला हो गया, आर्कटिक को अटलांटिक महासागर से कौन सी जल संधि जोड़ती है? तो वो हो गया डेनमार्क जल संधि इन दोनों को जोड़ती है। अगला पार्ट है पर्यावरणीय प्रदेश, ये भूगोल का अंतिम पार्ट है, इसे पढ़ेंगे हम। अगला क्वेश्चन है इसका, इस पार्ट का पहला क्वेश्चन है, पृथ्वी पर सूर्य की किरणें सीधी कहाँ पर पड़ती है? तो ये सीधी हमने पहले भी पढ़ी थी, तो ये पड़ती है भूमध्य रेखा पर सीधी पड़ती है। पृथ्वी पर सूर्य की किरणें सबसे अधिक तिरछी कहाँ पर पड़ती है? तो ध्रुवों पर सबसे तिरछी
पड़ती है। अगला 65वां क्वेश्चन है, भूमध्य रेखा से ध्रुव की तरफ बढ़ने पर तापमान होता है, क्या होता है? अगर हम भूमध्य रेखा से ध्रुव की तरफ जाएंगे तो तापमान कम होता जाएगा। 66वां क्वेश्चन है ये, प्रेरी घास के मैदान कहाँ पाए जाते हैं? तो उत्तरी अमेरिका में प्रेरी घास के मैदान पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन ये दोबारा, नीलगिरी की पहाड़ियाँ कहाँ पर पाई जाती है? तो नीलगिरी की पहाड़ियाँ तमिलनाडु में पाई जाती है। अन्नामलाई की पहाड़ियाँ कहाँ स्थित है? तमिलनाडु और केरल दोनों के मध्य में। स्टेपी घास के मैदान कहाँ पाए जाते हैं? यूरोप में स्टेपी घास के मैदान पाए जाते हैं। 68वां क्वेश्चन है, याक का संबंध किस मरुस्थल से है? याक नामक जीव है वो कौन से मरुस्थलों में पाए जाते हैं? तो ये शीत मरुस्थल होते हैं, ठंडे मरुस्थल उनमें पाए जाते हैं, जैसे कि भारत में लद्दाख है। 69वां क्वेश्चन हो गया, एस्किमो के बर्फ से बने घर क्या कहलाते हैं? तो ये इग्लू कहलाते हैं। एस्किमो जनजाति होती है, उनके जो घर होते हैं बर्फ से बने उनको इग्लू कहते हैं। 70वां क्वेश्चन हो गया, सील तथा वालरस किस क्षेत्र में पाए जाने वाले जीव हैं? ये ध्रुवीय क्षेत्रों यानी ठंडे क्षेत्रों में पाए जाते हैं सील और वालरस। दो अक्षांशों के बीच स्थित विशेष परिस्थितियों वाला क्षेत्र किस नाम से जाना जाता है? तो कटिबंध। यानी दो अक्षांशों के बीच विशेष परिस्थिति वाला क्षेत्र क्या कहलाता है? कटिबंध कहलाता है। इस पाठ का अंतिम क्वेश्चन है, रेत के टीले किस नाम से जाने जाते हैं? तो रेत के टीले हमारे राजस्थान में धोरे के नाम से जाने जाते हैं। इसी के साथ हमारा ये कक्षा 6 का सामाजिक विज्ञान का भूगोल विषय पूर्ण हुआ। अगला वीडियो हम जल्दी लेकर आएंगे आपके लिए, और उसी के साथ हम आपको प्रोवाइड कराएंगे इन सभी पाठों की कक्षा 6 की PDF में। इन पाठों को हम आपको देंगे, जिसे आप बाद में भी पढ़ सकते हैं, कम समय में आप पढ़ सकते हैं। अगर पूरी किताब आप पढ़ेंगे तो बहुत समय लगेगा, उसमें इतना टाइम इस परीक्षा में, रीट की परीक्षा में बचा नहीं है, तो क्यों ना हम इसे घंटे या 2 घंटे में ही पूर्ण कर लें। ये वीडियो बहुत छोटा बनाया है मैंने, घंटा या 2 घंटों में ये पूरी किताब हो जाएगी, 1 घंटे में लगभग ये पूरी किताब हो जाएगी, और बाद में हम कक्षा 7 की पढ़ेंगे। तो आगे देखिए हमारा आने वाला पार्ट। थैंक यू, धन्यवाद हमारा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत।